थैंक यू। चलो, what is diffraction as a phenomena? It is bending of a wave around corners or openings. This is exhibited by any wave. All the waves diffract. They bend around the corners. All waves diffract. So do light waves. Okay. What is this bending? पहले ये समझ लो पिक्चरली क्या होता है ये। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, एंड देयर इज अ वेव व्हिच इज propagating in this direction. When it reaches near a opening or a corner, this can be taken as a corner or an opening, whichever way we want to understand this. Ideally, waves should travel in a straight line. So ideally what should happen? They should keep on traveling like this. That is the usual behavior that we know for a wave. It travels in a straight line. But what really happens is not this. It actually bends and spreads in all possible directions around the corner. So bend होती है ये जब भी किसी ओपनिंग के पास। साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट होती हैं। साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट, हमको मालूम है, अगर साउंड वेव डिफ्रैक्ट नहीं होती तो साउंड वेव आप सिर्फ स्ट्रेट सुन सकते थे, अगल बगल नहीं सुन सकते थे कोई अगर बोल रहा है। बट द रीजन दे डिफ्रैक्ट ऑल थ्रू आउट, सो उसकी वजह से हमको साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट होती ऑब्जर्व होती है। लाइट वेव्स नॉर्मली हमको डिफ्रैक्ट होती नहीं ऑब्जर्व होती है। मतलब आप जनरली क्या करोगे, आप जनरली देखोगे कि अगर यहाँ पे एक नॉर्मली यहाँ से कोई आप मान लो लाइट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, उससे लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि इतने पोर्शन को छोड़ के यू विल सी अ शैडो, राइट, नॉर्मली। अगर लाइट का पाथ आप ऑब्स्ट्रैक्ट कर लो, जैसे टॉर्च है, टॉर्च पूरे वॉल पे लाइट पड़ रही है, राइट, आपने उसको सामने का पोर्शन आपने उसको मतलब इतना पोर्शन आपने छोड़ के बाकी सब ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होगा, टॉर्च के सामने वाला जहाँ अलाउड है, जहाँ से लाइट जाना, वहां से ब्राइट दिखेगा आपको, बाकी सब जगह शैडो दिखेगा। ऐसे ही होता है ना। लेकिन यही अगर ओपनिंग आप थोड़ा सा छोटा कर दो, मतलब वी मेक दिस ओपनिंग वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, comparable to lambda of light, which is in the order of nanometer. So you can understand we need a very very small opening. Then what we observe, ऐसा कुछ होता है, so we see यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए था कि सिर्फ एक छोटा सा ब्राइट हमको दिखना चाहिए था, राइट, बाकी सब जगह डार्क दिखना चाहिए था, क्योंकि ये स्मॉल ओपनिंग है तो यहाँ से लाइट निकलेगी तो यहाँ पड़ेगी, बाकी इधर भी डार्क होना चाहिए, इधर भी डार्क होना चाहिए, और लाइट यहाँ सब जगह से ऐसे आ रही थी, ऐसे, राइट, इट वाज ट्रैवलिंग लाइक दिस। दिस शुड हैव हैपेंड, बट व्हाट वी ऑब्जर्व ये लाइट जो है स्प्रेड होती है पूरे इस एक रीजन में, मतलब ये बेंड होती है, और बेंड होके ये काफी बड़े रीजन में स्प्रेड हो जाती है। कंडीशन ये है कि ये जो ओपनिंग है, इट शुड बी वेरी वेरी नैरो, इट शुड बी कंपैरेबल टू नैनोमीटर्स, तब ऐसा ऑब्जर्व होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो नॉर्मल सेंस में आप बेंड, मान लो कोई फेंस है, दिस इज अ फेंस एंड यू वांट टू क्रॉस दिस फेंस, यहाँ पे इस तरीके से फेंसिंग की गई है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग्स है, एंड समवन वांट्स टू क्रॉस दिस फेंस,
लेट्स से कि द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इनफ, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो काफ़ी छोटा है, तो वो बिना बेंड हुए आगे निकल जाएगा, राइट, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है. बट लेट्स से द ऑब्जेक्ट साइज इज बिगर. नाउ इफ इट हैज टू क्रॉस दिस फेंस, इधर बेंड दिस वे और दैट वे टू क्रॉस दिस, ऐसे हम लोग करते हैं ना, फेंस से अगर निकलना होता तो बेंड से बेंड करके निकलते. बट अगर फेंस बहुत बड़ी है तो हमें बेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वही लाइट का है कि लाइट को अगर आपने बड़ा सा ओपनिंग दे दिया तो उसको बेंड करने की जरूरत नहीं होती है, वो सीधा निकल जाती है, बाकी जगह शैडो और यहाँ पे ब्राइट. बट अगर आपने इसको छोटा कर दिया, अभी इसको बेंड होना है, इसकी मजबूरी, क्योंकि इसको क्रॉस करना है तो बेंड होना पड़ेगा, और ये बेंड होती है. दिस इज वी हैव ऑब्जर्व्ड, आई एम गिविंग यू अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट व्हाट आई एम स्टेटिंग इज अ फैक्ट, इट बेंड्स, एंड दैट फिनोमेना वी कॉल्ड डिफ्रैक्शन. ठीक है. तो इस बेंडिंग की वजह से होता क्या है, इस बेंडिंग की वजह से हो ये जाता है डियर, अब मैं यहाँ पे ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है आपको. आई एम क्रिएटिंग अ बिगर ओपनिंग. ये हमारी स्क्रीन है, लाइट जहां तक पहुंची स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी. यहां पहुंचने के बाद एक सेट ऑफ लाइट स्टार्ट ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, दूसरी सेट ऑफ लाइट स्टार्ट ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड थर्ड सेट ऑफ लाइट विच वाज एनीवेज हिटिंग बैंग मतलब राइट ऑन द नियर द होल, वो सीधा निकल गया. सो भी ये जो लाइट सोर्सेज है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऑल दीज स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ डिफरेंट लाइट सोर्स. क्योंकि अभी आप इसको देखो तो दिस वुड कम एज इफ, this will look as if it is coming from a different light source. This is different light source, this is different light source now because of this bending जो कि हुई इसके अराउंड, राइट. पूरी लाइट इस तरीके से बेंड हुई है. तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, यहाँ पे आते ही डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बन गए, कुछ इधर निकल गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, इस तरीके से कुछ हो. नाउ बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग, ऐसा तो नहीं कि एक ही एंगल पे होगी, थोड़ी ऐसी होगी, थोड़ी ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी ऐसी भी हो सकती है. सो यहाँ स्क्रीन पे ये सारे सोर्सेस इंटरफेयर करते हैं. वही अगेन मतलब डबल स्लिट में क्या था, दो सोर्सेस इंटरफेयर कर रहे थे, राइट. एक ये सोर्स था, ये सोर्स था, ये स्क्रीन पे इंटरफेयर कर रहे थे. यहां पे क्या हो गया, इस स्लिट पे, इस ओपनिंग पे बहुत सारे छोटे छोटे सेकेंडरी सोर्सेस क्रिएट हो गए. And this is a fact, guys. Beyond this, we cannot explain. We can just create a theory which explains this best. But this is a fact. This happens. In small slit के पास ये सारे they start behaving like a new sources, secondary sources. अब ये secondary sources हैं तो ये तो कहीं भी जाएंगे, ये थोड़ी ना कि एक डायरेक्शन में आएंगे, तो ये कहीं भी जाते हैं. और जब ये कहीं भी जाएंगे और ये अलग अलग सोर्सेस बन जाते हैं, उसकी वजह से यू सी अ फ्रिंज पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, और इसको हम सिंगल स्लिट पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल स्लिट नहीं होते हैं, यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होती है और हमको एक फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलता है. ठीक है, तो क्विकली इसको ऑब्जर्व करते हैं एक वीडियो से, और देन वी विल मूव अहेड. हाँ 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 हाँ. When it is second statement, and when it is being formed on the screen, there is being a point source. Point source. I would not say point source, if I get you correctly. So your confusion is नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, इन दोनों चीजों को अलग रखो. हम लोग स्लिट की बात करें अगर, तो स्लिट के पास क्या हो रहा है, स्क्रीन देखो, स्क्रीन क्या है, वेयर यू आर ट्राइंग टू फॉर्म सम इमेज, राइट. यू लेट लाइट फॉल ऑन अ स्क्रीन एंड देन यू ऑब्जर्व अ पैटर्न. अगर स्क्रीन नहीं होगी तो क्या होगा, आप कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. मतलब स्क्रीन का रोल सिर्फ इतना है टू ऑब्जर्व समथिंग, क्योंकि हवा में कैसे आप फ्रिंजेस ऑब्जर्व करोगे ना, वो चीज़ है. तो स्क्रीन का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है टू ऑब्जर्व. वहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स नहीं बन रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना रहे हैं. जैसे कि अगर आप साउंड वेव, तो द रोल ऑफ आवर ईयर इज टू जस्ट टू ऑब्जर्व दैट साउंड वेव ना, वो कोई सोर्स ऑफ साउंड तो नहीं है ना, वही चीज़ है. ठीक है. सो
diffraction of light. Use the phrase all the time, yet very rarely do you ever see any phenomenon. That really exposes the wave nature of light. Now, this demonstration is designed to do exactly that. It's really simple to set up. It is profoundly surprising. The first part of the experiment is a laser. I'm using green because the eye is most sensitive to green light, so it's really easy to see in a classroom. I'm using a laser pointer to make sure that it's eye safe. And I've arranged it so that if I twist it in the clamp, I can get the laser to come on and hold itself on. And now I'm going to shine the laser onto the second part of the experiment, that's the screen. You can see the path of the laser beam by just using a piece of paper. You can track the laser beam back towards the laser pointer by just moving it backwards and forwards, or slightly more dramatically, you can just use a mister, just spray some mist in the way, and give it that James Bond effect. Now the third So currently showing there is no diffraction, it is just a bright spot you are seeing on the screen. This wire is about 100 microns in diameter. So we need a very, very small obstruction. You should be able to see it quite clearly. So it's he is using a very, very thin wire. It's sliding the wire into the path of the laser beam. We then look on the screen to see what's happening. Now, before doing this, I like to ask people what they would expect to see on the screen. And normally, perfectly reasonably, they tell me they expect the spot to be obscured by the shadow of the wire. So if this is the spot, they expect the wire to move in front of it, something like that. So that on the screen, we see a dark line down the center of the spot. But in fact, that's not what we see. Let's take a look at what actually happens. So I'm going to slide the wire across, and you need to be quite careful to get it. There we go. You should just be able to see here where the laser is shining over the wire. And on the screen, oh wow. If you look at the spot, you should be able to see that there's no dark line down at all. It's still perfectly bright. So there is no shadow, But on either and you side, see a fringe you pattern. can see bright and dark bands extending out many times the diameter of the wire or the laser beam. So the question is, how do you relate this pattern to the wave nature of light? Well, light waves travel from the laser over to the wire, and they diffract around each side of the wire. That is, they're bent to fill the space beyond and behind the wire, extending over to the screen. So in this region, we observe interference between the light waves that have come around one side of the wire and around the other. Where the waves are in phase, that is where the crest of one wave matches the crest of a wave that's come around the other side of the wire, we observe constructive interference. So we've observed the pattern, right? So now we'll go to the On the maths. screen. So this is the pattern, and we are going to do the maths of this key The positions absence of darks the and shadow in the center. brights. In this region, we've got construct. Okay. तो पैटर्न इज क्वाइट सिमिलर, बट थोड़ा सा इसमें माइन्यूट डिफरेंसेस हैं फ्रॉम इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ स्लिट फर्स्ट. ठीक है, एंड देयर इज अ स्क्रीन हियर. अब यहाँ पे देयर इज अ सिंगल स्लिट. So this is our slit. There are no two slits first. There is a single slit. ये ध्यान रखना आपने को, जब सिंगल स्लिट बोला गया मतलब क्या, डिफ्रैक्शन है, और जब भी डबल स्लिट बोला गया तो वो इंटरफेरेंस है. सिंगल स्लिट, दिस इज डिफ्रैक्शन. और जब भी हम डबल स्लिट की बात करते हैं, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
वो नॉर्मली इंटरफेरेंस है। एक्चुअली क्या है, ये भी डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस ही है, बट इसका नाम थोड़ा अलग दिया ताकि वी कैन डिस्टिंग्विश। अदरवाइज डबल स्लिट में 2 सोर्सेज का इंटरफेरेंस है, सिंगल स्लिट में मल्टीपल सोर्सेज का इंटरफेरेंस है। दैट्स द ओनली थिंग, है दोनों ही इंटरफेरेंस है, बस नाम अलग दिया होगा गाइस। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे स्मॉल ए, स्लिट विड्थ। दिस इज नॉट स्लिट सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड स्लिट विड्थ। दिस इज अगेन डी। ठीक, this point is O, this point was M। ठीक है, नाउ फर्स्ट पैटर्न को, डिफ्रैक्शन में एक चीज फिक्स है कि फर्स्ट आपको सेंटर पे एक बहुत बड़ा सा ब्राइट स्पॉट मिलता है। ब्राइट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट। इसकी अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है डिफ्रैक्शन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है एकदम, इसकी इंटेंसिटी बहुत, ओरिजिनल सोर्स से भी बहुत ज़्यादा। अगर आपको दिया हो वीडियो तो जो सेंट्रल ब्राइट था वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, ओरिजिनल सोर्स से भी कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो ये सेंट्रल ब्राइट है और ये बहुत बड़ा भी होता है। उसके बाद आपको डार्क्स मिलते हैं। So this is फर्स्ट डार्क, उसके बाद आपको सेकंड डार्क मिलेगा, सेकंड सॉरी फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, एंड सो ऑन। तो कुछ डिफरेंसेस हैं इसके, पहले थोड़ा इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं और उसके बाद वो डिफरेंसेस क्या हैं वो आपको बताऊंगा कि करके हाईलाइट करके। नाउ इसका जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, जो मैनिफेस्टेशन जो को बताने वाला हूँ फॉर्मूलाज, वो एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है। मतलब मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेशन जो आपने, मतलब अभी तो आपने इंटीग्रेशन सीखा नहीं वैसे भी, लेकिन अगर आप इस ग्रेड में सीखोगे भी 12th में, तो यू लर्न सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सोर्सेज बनते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज बनते हैं, एंड दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज इंटरफेयर विद डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट फेज डिफरेंस, सबके पार्ट डिफरेंस अलग है, सबके फेज डिफरेंस अलग है, और उसके बाद ये पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है। सो द डेरिवेशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज, जैसे हमने YDSE में डेरिवेशन किया था d sin थीटा लेके, ये डेरिवेशन दे आर आउट ऑफ स्कोप फ्रॉम ग्रेड 12, रादर दे आर पार्ट ऑफ वेरी वेरी एडवांस फिजिक्स, राइट। अगर आप पोस्ट फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तब आपके रास्ते में ये चीजें आएंगी, ये डेरिवेशन कैसे आएंगी। लेकिन हमें क्या समझना है, वो इंपॉर्टेंट चीजें जो पंच थ्योरी के पंचेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉर्मूला सेंट्रिक आते हैं। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न एंड फ्यू निटिग्रिटीज अराउंड दोस, दैट्स ओके। सबसे पहली चीज है, वी हैव अ सेंट्रल ब्राइट, और इस सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है, इट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज ट्वाइस द subsequent brights। मतलब जो फर्स्ट ब्राइट बनेगा, सेकंड ब्राइट बनेगा, वो सेंट्रल ब्राइट से आधे बनेंगे, हाफ साइज। ठीक है, सेम विद डार्क, तो डार्क की भी विड्थ कम होगी, सेंट्रल ब्राइट विल बी इट्स लाइक स्टैंड आउट विद द डबल साइज विड्थ। ओके, कंडीशन फॉर, अच्छा डिफ्रैक्शन में ज्यादा पूछ डार्क्स की है, इंटरफेरेंस मतलब जो YDSE है उसमें ज्यादा क्वेश्चंस या ज्यादा उसका कहते हैं ना कि जिसकी ज्यादा
इंपॉर्टेंस है वो है ब्राइट्स YDSE में। डिफ्रैक्शन में ज्यादा डिमांड में कौन रहता है? डार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली डार्क उस पर रहता है। तो कंडीशन भी पहले हम डार्क की देखेंगे। कंडीशन फॉर डार्क स्पॉट्स और मिनिमा ये होता है A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब देखो एकदम रिवर्स है, वहां पे d sin थीटा n लैम्डा किया था हमने ब्राइट के लिए, यहाँ पे डार्क के लिए कर रहे हैं। A क्या है, जरा ध्यान दो फिर से। A है ये स्लिट का विड्थ, वहां पे स्मॉल d था, वो स्मॉल d क्या था? स्लिट्स का आपस का सेपरेशन, वो अलग चीज थी, ये अलग। यहाँ पे स्लिट का विड्थ है, एक सिंगल स्लिट है और उसका विड्थ क्या है वो हम बात कर रहे हैं। थीटा है बेसिकली ये इस पॉइंट से आप गए, ये एंगल थीटा लिया। सो जब A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा यू विल गेट अ डार्क स्पॉट। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है n 0 से स्टार्ट नहीं होता, n यहां पे गाइस 1 2 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 को तो सेंट्रल ब्राइट ने ऑक्यूपाई किया हुआ। 0 पे सेंट्रल ब्राइट है, तो प्लीज डू नॉट एक्सटेंड दिस फॉर्मूला फॉर n इक्वल टू 0। दिस फॉर्मूला स्टार्ट्स विद 1 2 3 से मैं बोल रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न होता है स्टार्टिंग में डाइजेस्ट करने के लिए, एंड YDSE के कॉन्सेप्ट जब साथ में कंबाइन होते हैं तो हम लोग हाईली कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, वो अलग है ये अलग है। यहाँ पे A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, कंडीशन फॉर डार्क्स एंड मिनिमा है, मतलब लेकिन n क्या स्टार्ट हो रहा है 1, मतलब पहला अगर रखना चाहो तो आप लिखोगे A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, दूसरा मतलब उसको 1 लिखो, A sin थीटा 2 ये हो जाएगा 2 लैम्डा, ये सेकेंड डार्क। इस तरीके से चलेगा अपना। फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, इस तरीके से है। अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज। दिस स्क्रीन इज क्वाइट फार फ्रॉम द ओपनिंग, ठीक है, टू ऑब्जर्व। जैसे कि आपने देखा उसने कहाँ पे अपना लेजर बीम रखा था और कहाँ पे उसकी स्क्रीन थी, कहाँ उसका वो छोटा सा थ्रेड, मतलब कहाँ वैल्यू ए की छोटा सा थ्रेड और कहाँ वो डिस्टेंस फ्यू मीटर्स। तो राइट, ये एंगल जो थीटा होता है ये बहुत छोटा होता है। दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज स्क्रीन इज एट अ फार डिस्टेंस टू ऑब्जर्व ए गुड पैटर्न। तो स्क्रीन बहुत दूर है इसलिए थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख लेंगे। सो यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा is approximated theta, ठीक है, that can be approximated as tan theta। तो जो हमारा रिलेशन है डार्क्स का A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इसको हम लिख सकते हैं A थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और अगर हम tan थीटा की बात करें यहाँ पे, सो tan थीटा मतलब ये पोजीशन हमारी क्या है, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y बाई डी, tan थीटा हो जाएगा y बाई डी, तो tan थीटा लिख देंगे हम लोग y बाई कैपिटल डी। सो दिस इज a इंटू y बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्डा। सो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n इंटू डी लैम्डा बाई ए। दिस इज yn and these are the positions of minima, the dark। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम दिखता है YDSE में मैक्सिमा के लिए, तो ये यहाँ पे मिनिमा के लिए है। सो yn इज nth ऑर्डर मिनिमा और डार्क। जैसे y1 आप लिखोगे तो वो हो जाएगा d लैम्डा बाई ए, y2 2d लैम्डा बाई ए, इस तरीके से हम लिख जाएगा। These are the position for
ये पोजीशन फॉर डार्क्स. नाउ ब्राइट्स. Position of ब्राइट्स ये होता है a sin थीटा इज इक्वल टू 2m + 1 लैम्डा बाई 2. और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने जानबूझ के यहाँ +1 का फॉर्मूला यूज किया है और यहाँ हमको m इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट करना है. मतलब 1 2 3. मतलब पहले जरा इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो इसको फिर से वही हम करेंगे. a sin थीटा इक्वल टू थीटा tan थीटा विच इज हो गया y बाई डी. वही चीज करिए. दिस इज इक्वल टू 2m + 1 लैम्डा बाई 2 किया है. तो y यहाँ से क्या आ गया है 2m + 1 d लैम्डा बाई 2a. ये हमारी आई है पोजीशंस ऑफ ब्राइट्स. दीज आर द ब्राइट्स और मैक्सिमास. ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे हो ना कि ए बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ये चीज़ बहुत छोटी हो जाएगी, तो सेंट्रल ब्राइट इतना बड़ा हो जाएगा, उसके आगे आजू बाजू कुछ दिखेगा ही नहीं आपको. डिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इफ यू इंक्रीज इट. इसीलिए अगर आपको एक डिसेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है, आपको ए को बहुत छोटा रखना पड़ेगा. मतलब मैथ्स इज काइंड ऑफ ज्वाइनिंग हैंड्स विद फिजिक्स. जो हमने फिजिक्स में ऑब्जर्व किया, मैथ्स इज काइंड ऑफ सपोर्टिंग दिस. अब जो काम की बात, ध्यान से सुनना. अब ये m इक्वल टू 1 डालोगे आप तो क्या आएगा 3 d लैम्डा बाई 2 है. m इक्वल टू 1 के लिए पहला जो ब्राइट आएगा सेंट्रल ब्राइट के बाद, वो आएगा 3d लैम्डा बाई 2. दिख रहा है आपको? जो बड़ा डिफरेंस है इंटरफेरेंस पैटर्न से. यहां पे लैम्डा बाई 2 पे देयर इज नथिंग. ये पूरा का पूरा रीजन सेंट्रल ब्राइट ने ले रखा. मतलब अगर मैं आपको डिफ्रैक्शन के पैटर्न पे जाके वापस ले जाऊं, माइनस लैम्डा से लेके प्लस लैम्डा तक खा गया पूरा सेंट्रल ब्राइट. तो जो पहला ब्राइट आ रहा है, मतलब सेंट्रल ब्राइट के बाद जो फर्स्ट ब्राइट आ रहा है, वो 3 लैम्डा बाई 2 पे आ रहा है. लैम्डा बाई 2 वहां पे कुछ नहीं है, लैम्डा बाई 2 वहां पे कुछ नहीं है. ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है कि देयर इज नथिंग एट लैम्डा बाई 2. द फर्स्ट ब्राइट यू सी इज 3 लैम्डा बाई 2. ये कॉमन मिस्टेक गाइस हो जाती है हमसे प्रॉब्लम करते टाइम. ये पैटर्न का नेचर ही ऐसा है, क्योंकि आप सेंट्रल ब्राइट देखोगे ना, अगर आप पोजीशंस क्या चल रही है हमारे, सॉरी पोजीशंस कुछ इस तरीके से चल रही हैं डार्क्स की. हाँ, ये डार्क की पोजीशन है, ठीक है. तो इसमें आप 1 डालोगे तो पहला डार्क मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो. तो ये d बाई a को जरा भूल जाओ, d बाई को जरा किनारे करो, कांस्टेंट है. 1 मतलब लैम्डा, और इसी के करस्पॉन्डिंग नीचे बनेगा सिमेट्रिकल, तो -1 तो माइनस लैम्डा, तो ऊपर प्लस लैम्डा, नीचे माइनस लैम्डा. ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल ब्राइट है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट का जो एडजेसेंट फर्स्ट डार्क है वो उसके बाद है. मतलब ये वाला जो है ना, ये आपको n इक्वल टू 1 पे मिल रहा है. ये दिस इज n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू -1. तो इस पूरे बीच में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल ब्राइट. तो ये पहले डार्क, और ब्राइट के बाद तो डार्क ही आता है, तो पहले डार्क आ गया. अब डार्क आने के बाद आपको जो फर्स्ट ब्राइट मिला
वो यहाँ पे मिले। ये चीज अपने को ध्यान रखना कि डार्क चल रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब मैं टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, डार्क चल रहे हैं सेंट्रल के अलावा, ये सब कुछ सेंट्रल ब्राइट के अलावा है। डार्क चल रहे हैं लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये सब चल रहे हैं डार्क। और ब्राइट क्या चल रहे हैं, लैम्डा के बाद आएगा फर्स्ट ब्राइट जो आएगा, वो सेंट्रल ब्राइट के बाद पहला ब्राइट जो है वो लैम्डा से और आगे आ रहा था, तो वो 1.5 लैम्डा है, 3/2। उसके बाद 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ये चलते हैं हमारे ब्राइट। क्या ये बात आप लोग के दिमाग में जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है पैटर्न के डिफरेंस को समझना, बाकी कुछ नहीं है इसमें भी बस वही क्वेश्चन है जैसे फॉर्मूला सेंट्रिक जैसे हमने उसमें किए थे, और कुछ नहीं। ये चीज की डिफरेंसेस जो है ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा सोच सोच के रिसर्च करके मैंने, मतलब गलतियां होती हैं, उन गलतियों को निकाल के मैंने ये चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो क्या फॉर्मूला पढ़ के आगे निकल जाते हो, कभी इन माइन्यूटनेस को आप सोच ही नहीं पाते हो कि ये माइंड चेंजेस है। ठीक है, तो बस ये याद रखो और कोई दिक्कत नहीं। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। अगेन आपके पास mth ऑर्डर ब्राइट है और nth ऑर्डर डार्क आपके सामने है। जो जैसा पूछा जाए वैसा बात। अगर उसने बोला कि सेकंड डार्क तो n = 2 डालना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो जिस ऑर्डर का डार्क वो बोल रहा है उस ऑर्डर का करते जाओ। बस ध्यान रखना है कि n = 0 फिक्स कर दिया गया है सेंट्रल ब्राइट के लिए, उसमें कुछ नहीं है। अब आती है सेंट्रल ब्राइट की विड्थ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। विड्थ ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डिफ्रैक्शन के लिए। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के अराउंड जो दो डार्क बन रहे हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं? बेसिकली जो डार्क बन रहे हैं वो बन रहे हैं d लैम्डा बाई a, और -1 पे बन रहे हैं -d लैम्डा बाई, एक ऊपर एक नीचे, ये वाले हैं। ये वाला n = माइनस, तो -d लैम्डा बाई a, और दिस इज +d लैम्डा, n d लैम्डा बाई a था ना, n = प्लस। तो इन दोनों के बीच का जो स्पैन है, इन दोनों के जो बीच का स्पैन है, दैट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो ऑब्वियसली ये ऊपर गए, 0 से ऊपर गए d लैम्डा बाई a, नीचे आए -d लैम्डा बाई a, तो दिस वुड बी 2d लैम्डा बाई a, दैट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। So this is width of central bright. This is 2d lambda by टोटल। इसके बाद के जो ब्राइट्स होंगे, सबसीक्वेंट ब्राइट्स, सबसीक्वेंट ब्राइट्स, उनकी विड्थ होगी d लैम्डा बाई। ये बस ऐसे फॉर्मूला याद रखो आप, बस कुछ नहीं। सबसीक्वेंट ब्राइट्स या फिर सबसीक्वेंट डार्क्स। डार्क्स का मतलब सबसीक्वेंट डार्क तो मतलब पहला दूसरा वही होता है। तो डार्क्स की विड्थ जो होगी सेम ही होगी जो इसकी d लैम्डा बाई। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस जो है वो सेंट्रल ब्राइट के लिए है, जो कि डबल द साइज ऑफ द सबसीक्वेंट। ठीक है गाइस, अब आती है एंगुलर। इसमें भी वही करना है। एंगुलर में सिर्फ कैपिटल डी एंगल को निकाल देना है, तो जो यहाँ बच जाता है वो होता है एंगुलर विड्थ। तो ये एंगुलर विड्थ सेंट्रल ब्राइट की हो जाएगी
टू लैम्डा बाई ए, कैपिटल डी हट जाएगा और इनकी एंगुलर विड्थ आ जाएगी सब्सिक्वेंटली जस्ट लैम्डा बाई, रेडियंस में आएगा ये आंसर, ये ध्यान रखना। Oh my God, बस इतना ही है इसमें, डिफ्रैक्शन में और कुछ नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अच्छा, एक चीज याद रखना इसमें कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो मैंने बता दी है, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे डार्क्स का ज्यादा बोला वाला है, मतलब डार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो फॉर्मूला हमारे पास डार्क्स का ये आता है पोजीशन का, ठीक है। ये आप लगाओगे एन डी लैम्डा बाई ए, डी क्या है, स्क्रीन डिस्टेंस, लैम्डा वेवलेंथ, ए स्लिट का विड्थ, डन है। बट ये भी हमको याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है, कई बार वो क्या करते हैं, थीटा एंगल जो दे देते हैं वो 30 डिग्री या 45 डिग्री, छोटा नहीं है, तो आप भूल जाते हो कि ये फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेशन था, थीटा वेरी वेरी स्मॉल था, तब हमने ये लिखा था। तो गलती से जब आपको थीटा बड़ा एंगल दिखाई दे, जब दिखाई दे, वैसे होता नहीं है लेकिन अभी देने वाले ने दे दिया, तो याद आना चाहिए कि यार एक्चुअल फॉर्मूला तो ये था, a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो फिर यू हैव टू फॉल बैक टू दिस ओरिजिनल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ऑलवेज फॉल बैक टू दिस फॉर्मूला व्हेन थीटा इज, मतलब जैसे कि मान लो थीटा आपको दे दिया 30 डिग्रीज, तो ये पाई बाय 6 है भाई, पाई बाय 6 कहीं से भी स्मॉल नहीं है, सो यू हैव टू यूज दिस। ओके, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसके पास पोलराइजेशन आई डोंट थिंक, लेकिन चलो स्टार्ट तो कर देंगे पोलराइजेशन। क्वेश्चन है, अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए। क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफ्रैक्शन का है कि इंटरफेरेंस का है, वो इस वर्ड से हो जाएगा। अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए। जब इसने सिंगल स्लिट वर्ड बोला, प्रॉब्लम में जब पढ़ा हमने, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, सिंगल स्लिट दिखा, दिमाग समझ घूम गया, कॉन्टेक्स्ट क्या सेट हो गया, डिफ्रैक्शन के फॉर्मूला यूज करने हैं, ठीक है। इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लैम्डा, इसको इल्यूमिनेट किया है 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ से, ठीक है, सिंगल स्लिट है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फर्स्ट मिनिमम अपीयर्स एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज। मुझे वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फर्स्ट मिनिमम, वैसे मैंने बोला था ना कि यहां पे ज्यादातर क्वेश्चन डार्क में आएंगे। फर्स्ट मिनिमम अपीयर्स एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज। 4 ऑप्शन दिए हैं, 0.6 माइक्रोमीटर, बी 3 माइक्रोमीटर, सी 1.8 माइक्रोमीटर एंड डी 1.2 माइक्रोमीटर। क्या आंसर आएगा? अब जैसे हमने देखा कि थीटा इतना बड़ा दिया हुआ है, हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डार्क मिनिमम का। तो मिनिमम का क्या कंडीशन है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। हमको फर्स्ट डार्क चाहिए, थीटा इज इक्वल टू दिस पे, तो ए साइन 30 बिकॉज दिस इज द पोजिशन वी वॉन्ट इज इक्वल टू 1, फर्स्ट डार्क चाहिए, तो ए आ जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा, दैट विल बी 1200 नैनोमीटर, दैट विल बी 1.2 माइक्रोमीटर, राइट। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 नैनोमीटर, 10 की पावर -9, दिस इज 10 की पावर -6, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, सो 1.2 माइक्रोमीटर। अभी इस प्रॉब्लम में अगर आप वहां चले गए उस जोन में, किस जोन में कि हाँ अच्छा ये फर्स्ट वो है, तो मतलब y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई ए,
तो पहली बात तो आपने रास्ता गलत चुन लिया, यू इन्वाइटेड फॉर लॉट ऑफ कैलकुलेशन, और फंस जाओगे आप। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो मुझे यहाँ पे तो मुझे डी पता ही नहीं है और करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप गलती कर रहे हो, आपने गलत रास्ता चुना, क्योंकि अब थीटा 30 डिग्री दे रहा है वो, इसका मतलब आपको हिंट दे रहा है कि गो टू दिस फॉर्मूला, राइट। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी इस तरह का आ चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन कर, ये थोड़ा सा ट्विक क्वेश्चन था जिसमें ये कंडीशन यूज करनी थी। तो अल्टीमेटली आपने समझा क्या फॉर्मूला, इतनी मैंने आपको कहानी जो बताई है उस पूरी कहानी का सिंपल एकदम क्रक्स क्या है, वो दो फॉर्मूलाज, कंडीशन फॉर डार्क्स, कंडीशन फॉर ब्राइट्स, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, एंड दिस इज अ फॉल बैक व्हेन थीटा इज, कुछ नहीं करना उससे, तो बाकी सब आपको बस वो पैटर्न ध्यान होना चाहिए, दैट्स इट। एंड विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट वो भी याद होना चाहिए। In double slit, if the distance between the two slits and the D, the capital D is close to each other, then also we say theta is equal to lambda. यस 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 यस, अगर थीटा इज, यस यू आर राइट, वहां पे भी जो हमने डी साइन थीटा किया था, राइट, इसको वापस थीटा किया था। अगर आप देख रहे हो कि डी इज वेरी वेरी क्लोज, मतलब थीटा वेरी वेरी बिग, तो आपको इस फॉर्मूले पे आना पड़ेगा, और आना पड़ता है कभी कभी, बट जनरली उसमें ऐसा नहीं करते, क्योंकि वाईडीएसई का स्टैंडर्ड सेटअप है वो। डी यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेटअप नहीं है, ये तो कोई स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना है, तो आप कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा इस तरह का वेरिएशन ज़्यादा आता है मेरे ख्याल से। अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है अपने को 6000 एंगस्ट्रॉम, ये लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इंसिडेंट ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.30 mm, तो स्मॉल ए 0.30 mm, सिंगल स्लिट है क्योंकि एक स्लिट की बात हो रही है, ठीक है। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, कैपिटल डी इज 2 मीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, एक तो ये करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये दो काम करने हैं अपने को। अभी बिल्कुल प्लेन वनीला क्वेश्चन है, फॉर्मूला उठाओ, वैल्यू चिपकाओ, आंसर निकालो, ठीक, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो चाहिए वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ। पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, ठीक। अब ये कहीं पे थीटा की बात नहीं हो रही है, डी इज इक्वल टू 2 मीटर दिख रहा है हमको, कहाँ स्लिट कहाँ डी, अब यहाँ पे थीटा स्मॉल ही होगा, तो इसलिए हम लोग सीधा जाएंगे फॉर्मूला पे कि डार्क का फॉर्मूला होता है n टाइम्स डी लैम्डा बाई, और वो फर्स्ट डार्क की बात कर रहा है, तो फर्स्ट डार्क 1, डी इज 2, लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, 10 to the power minus 10 किया, होल ओवर a is 0.3 into 10 to the power minus 3, ये करके देख लो, अब सिंपली हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर -3, ये हुआ -7, और वो हो गया -4, सो दिस इज, अच्छा 3 कर लेते हैं इसको, तो -4 हो गया, -3, ओके, सो 2/3 into 10 to the power -4, राइट, ये हुआ -4, उसको ऊपर लोगे तो -6 और 3, अरे सॉरी ये हो गया, दिस इज दिस, सो 0. अरे नहीं 6, अच्छा 6 होगा ना, यहाँ पे 6 था, तो ये 2 हो जाएगा, 2, 3 2 6, 4 हो गया, 4 into 10 की पावर 3 -3 मीटर आएगा, दिस इज 4 mm, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। देखना मैंने कोई कैलकुलेशन गलती ना करी हो गाइस, आई थिंक आप। नाउ विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये आपको मालूम है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट
वैसे तो शॉर्टकट है, इसका डबल कर सकते हो आप, क्योंकि आपने जो निकाला है वो क्या निकाला है, फर्स्ट तो निकाला है आपने डी लैम्डा बाई, उसका फॉर्मूला होता है 2d लैम्डा बाई है, 2d लैम्डा बाई है, और ये आपने जस्ट निकाला है अभी, सो दिस विल बी 8 mm। कैलकुलेशन बचा सकते हो अपना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपको इसमें। हाँ वही चीज़ है, पानी में रखोगे तो लैम्डा चेंज होगा, बस दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पानी में रखोगे सिर्फ लैम्डा में फर्क पड़ेगा, ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, सिर्फ लैम्डा में फर्क आएगा। सही बात है, अच्छा क्वेश्चन है, कि इसमें भी तुम लैम्डा चेंज कर सकते हो। हाँ तो लैम्डा चेंज होगा ना, सिर्फ लैम्डा डैश लैम्डा वाटर विल भी क्या हो जाएगा, मतलब जो लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लैम्डा यहाँ चेंज हो जाएगा बस, बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम रहने वाला है। अगर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट वाटर में करोगे तो सिर्फ लैम्डा पे फर्क आएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हाँ अभी विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट क्या पूछा गया, विड्थ पूछा गया, ठीक है। एंगुलर विड्थ पूछा गया है तो क्या निकालोगे, सिर्फ 2 लैम्डा बाई है, ये बस इतने ही वेरिएशंस होते हैं, जल्दबाजी में हम फॉर्मूले गलत लगा जाते हैं, ठीक है, तो बस यहाँ पे डी हट जाता है। तो इसी चीज़ में अगर एंगुलर पोजीशन पूछी होती तो ये डी यहाँ से हट जाता, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर रेडियन में आता। ओके, सो नाउ स्टार्ट कर देते हैं, फिर कल थोड़ा फिनिश कर लेंगे, क्योंकि कल मुझे डुअल नेचर भी स्टार्ट करना है ना, तो पोलराइजेशन में पूरा मैं टाइम डेडिकेट नहीं कर सकता। पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म नहीं करेंगे, एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर देता हूं मैं पोलराइजेशन का, ठीक है। सो ये एक थर्ड फिनोमेना बात की, 3 फिनोमेना, इंटरफेरेंस उसकी बात कर ली, डिफ्रैक्शन की बात कर ली, तो थर्ड वेव्स एग्जिबिट करती हैं, दैट इज पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसवर्स वेव है वही पोलराइजेशन शो करती है। पहले तो या तो थ्योरी क्वेश्चन है, ओनली ट्रांसवर्स वेव एग्जिबिट पोलराइजेशन एंड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज अ ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का है, मतलब साउंड वेव्स इन एयर विल नॉट एग्जिबिट पोलराइजेशन। अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में, साउंड वेव जनरली डोंट एग्जिबिट बट लाइट वेव बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स वेव। तो याद रखना ये चीज कि पोलराइजेशन इज ओनली टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब ये क्या चीज है जरा समझो, तो यार मान लो ये है लाइट का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, इसको एकदम अभी आप लोग थोड़ा सा माइंड फटीक होगा, आप इसको कहानी की तरह सुनो, बाकी इसकी मैथ्स में बाद में करवाऊंगा। ये लाइट का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, मान लो यहाँ कहीं सोर्स रखा हुआ है, तो होता क्या है कि ऑसिलेशंस होते हैं भाई, अल्टीमेटली वेव इस तरह चल रही है, तो ट्रांसवर्स वेव में ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इतना तो याद होगा आप लोग को। अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑसिलेशंस होंगे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। लेकिन जरा ध्यान से सोचो कि एक लाइन के परपेंडिकुलर तो आप बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हो। कैसे? एक लाइन के परपेंडिकुलर आप, मान लो मैंने एक प्लेन ले लिया, एक ये मेरा प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, अब मैंने यहाँ पे एक प्लेन ना, ये प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब मैं इसको दिखा ऐसे रहा हूं, बट दिस इज लाइक दिस। ओके, सो आई कैन यूज अ कॉपी हियर टू डेमोन्स्ट्रेट। सो दिस इज द सिचुएशन, राइट, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अबे इसमें कोई भी लाइन खींचो आप, all the lines will be perpendicular to this line because this plane itself is perpendicular to this। अब सोचो ना कि जैसे मान लो ये मेरा एक प्लेन है और ये मैंने लाइन लिखी, अभी इस पे आप कैसे भी लाइन लो, कैसे भी लाइन लोगे, इस प्लेन पे लाइन लोगे, तो ये सारी लाइंस जो इस प्लेन पे लाई कर रही हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका मतलब जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव वो तो समझाने के लिए हम इसी प्लेन में दिखा देते हैं कैसे से, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, इस प्लेन में कैसे भी आप लाइन ले लो, दे ऑल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ वेव। तो लाइट जब एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो इसके
इस लाइन के परपेंडिकुलर वी टेक अ प्लेन एंड द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैपन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन दिस प्लेन सिमेट्रिकली. क्या बोला मैंने? When the light wave is propagating in this direction in which you are seeing, and plane, you take a plane which is perpendicular to this line. So the oscillations of electric field happen symmetrically in all possible directions in this plane. मतलब मैं इसको एक 2 डायमेंशन में समझाऊं तो सिमेट्रिकली आपको ऐसे भी मिलेंगे, आपको ऐसे भी मिलेंगे, आपको ऐसे भी मिलेंगे, आपको ऐसे भी मिलेंगे, और अनबायस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और लाइट प्रोपोगेट कर रही होगी आप लोग के सामने. राइट, दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड इन दिस प्लेन योर ऑसिलेशंस आर हैपनिंग. ऑब्वियसली लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो ऑसिलेशंस किसके हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के हो रहे हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड के. लेकिन वो डायरेक्शन क्या है उनकी? ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे या ऐसे. इसको जब लाइट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, पूरे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, इसी लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. जनरली ये बहुत शाइनी होती है. अगर डायरेक्टली आपके आईज में पड़े तो यूज, बिकॉज ऑसिलेशंस हर डायरेक्शन में हो रहे हैं, वी सी kind of फ्लैश विच इज थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग. दैट्स द रीजन डायरेक्टली आप जब देखते हो किसी सोर्स की तरफ, यू आर वेरी वेरी डिस्कम्फर्टेड. ऐसा होता है ना, किसी भी लाइट सोर्स पे आप डायरेक्टली अगर देखो तो यू आर वेरी वेरी डिस्कम्फर्टेड. लेकिन जब आप रिफ्लेक्टेड या डिफ्यूज लाइट देखते हो तो यू डोंट फील दैट डिस्कम्फर्ट. क्यों गाइज? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही लाइट को पार्शियली पोलराइज करते हैं. नेचुरल फिनोमेना. जब भी लाइट इससे यहाँ पे पड़ रही है वॉल पे, और वॉल से पड़ के यहाँ पे मेरे पास आ रही है, जब मैं देख रहा हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड है ऑटोमेटिकली. नॉट कंप्लीटली बट काफ़ी हद तक पोलराइज्ड. लेकिन जब लाइट डायरेक्ट आपके आइज पे आती है एक सोर्स से, तो पूरी पूरी अनपोलराइज्ड आपकी लाइट आती है. इसीलिए आप ड्राइविंग के टाइम जब कोई पीछे से आके आपको हाई बीम देता है तो आपकी आंखों पे सीधा वो लाइट आती है और आपको बहुत ज़्यादा वो डिस्कम्फर्टिंग लगती है, बिकॉज वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है. नॉर्मली भी इसको भी आप नहीं देख सकते हो. आप थोड़ी देर देखने के बाद 5-10 सेकंड से ज़्यादा मैक्सिमम आप देख नहीं पाओगे. इट इज़ वेरी वेरी डिस्कम्फर्टिंग. तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट क्या होगा नेक्स्ट क्लास का? कि इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कैसे करना है. राइट. सो उसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, एंड देन ऑब्वियसली समथिंग. अभी ये पोलराइज करोगे इसको आप, मतलब इसके ऑसिलेशंस आप एक सिंगल डायरेक्शन में, मतलब इसको आप कुछ इस तरीके से लेके आओगे. सारे ऑसिलेशंस इसके मान लो आप इस डायरेक्शन में ले आए. You reduce all the other oscillations, you truncate all the other oscillations, and you manage to get oscillations only in this direction. So this is a polarized light. तो होगा क्या? यहां से यहां क्या होगा? Nothing comes for free. You will have a loss in intensity of the light. Obviously यार, इतने सारे oscillations में खाली आपने ये वाले उठा के यहाँ डाले, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आएगा ना. तो लाइट की इंटेंसिटी में फर्क आता है. बट पोलराइजेशन की हमें ज़रूरत होती है गॉगल्स में, नो, ड्राइविंग के टाइम, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं बिकॉज टू रिड्यूस द ग्लेयर. तो अभी कैसे करते हैं वो लोग कल के सेशन में देखेंगे. तो कल के सेशन में मैक्सिमम 30 मिनट्स में इसको ख़त्म करना है हमको, क्योंकि इसका बहुत सिंपल मैथ्स है और बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं. उसके बाद हमें स्टार्ट कर देना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. वो स्टार्ट हो गया, मैं उसको फिनिश करूंगा फिर थर्सडे तक. सैटरडे वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर. ओके. अगर अंडरस्टैंडिंग कि हमने बहुत जल्दी जल्दी में किया है, थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं करे हैं, तो वैसे भी ये टॉपिक्स बहुत ईजी हैं. तो वेव ऑप्टिक्स, जो टेस्ट का जो स्कोप है, वेव ऑप्टिक्स प्लस डुअल, इसमें वैसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड PYQs या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ टेस्ट में. जिसको भी मेरी चीज़ें समझ में आई हैं, सेशंस जो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है गाइस,
ये अगर आपने समझ लिया तो आप उसको एटलीस्ट अगले 1 साल तक भूलोगे नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये आपने नहीं समझा तो आपको बहुत स्ट्रगल होने वाला। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसमें यू नीड हेल्प ऑफ अ टीचर, रादर अ गुड टीचर आई वुड से। ये इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आते हैं, बट समझने के बाद बहुत ईजी बन जाता है ये। और ये एनीवेज वेरी इजी टॉपिक है, ऑल फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस दैट यू विल एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। ओके, सो विल resume tomorrow with polarization and then dual nature. हाँ